चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। जीके जिस के इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एमटीएस और बिहार शिक्षक की परीक्षाओं की तैयारी में आप सभी लगे हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मौज मस्ती से अपने घर पर तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं और लास्ट में ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023 में 5 ऐसे मैं पुरस्कार बताऊँगा जो बार बार आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मात्र 5 पुरस्कार हम लोग 2023 से जो आज देखेंगे, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद 2023 में कौन से पुरस्कार किसको दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, एसेज ऑन गीता के लेखक कौन है? अरविंद घोष। याद रखेंगे, एसेज ऑन गीता के लेखक पूछेगा तो अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। उसके बाद याद रखिएगा, अरविंद घोष पांडिचेरी का भी संस्थापक पूछेगा। पांडिचेरी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, अरविंद घोष। आनंद मठ उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद मठ उपन्यास कब प्रकाशित होता था? 1882 ईस्वी में। आनंद मठ उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1882 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, पूछेगा आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर से आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का जो पहला अंग्रेजी संघर्ष विद्रोह देखा गया वो सन्यासी विद्रोह के रूप में देखा गया, जिसका चर्चा आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चटर्जी ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में है? तो आनंद मठ से लिया गया है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत आपका पूछेगा तो जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया और मूल रूप से संस्कृत में लिखा हुआ। किस भाषा में? संस्कृत में। और राष्ट्रीय गीत गाने का समय अवधि पूछेगा तो 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत गाने का समय अवधि कितना? 65 सेकंड। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? तो आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिनों तक होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना? 20 से लेकर 120 दिनों तक का होता है। सिंधु सभ्यता के किस शहर को सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु सभ्यता के किस शहर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से कुछ फैक्ट जो एग्जाम में आपको बार बार पूछ ले जाते हैं। कहेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान का लड़काना जिला। मोहनजोदड़ो कहाँ? तो पाकिस्तान का लड़काना जिला। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया? रखाल दास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज कौन करता है? रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा पूछेगा कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। और बृहद स्नानागार भी पूछेगा तो मोहनजोदड़ो से। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मृतकों का टीला। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत है जो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, उसको इकता व्यवस्था कहते थे। शासन प्रणाली को अनेक भागों में बांट कर शासन चलाया जाता था, जिसका नाम दिया गया इकता व्यवस्था या इकता प्रणाली। और इकता व्यवस्था देखेंगे लाया कौन? तो ई से इकता और ई से इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहते थे? इकता व्यवस्था कहते थे। तो इकता व्यवस्था को आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा लाया गया? तो ई से इकता और ई से इल्तुतमिश याद रखेंगे। फिर 2 फैक्ट से याद रखेंगे कि इकता व्यवस्था को बंद कौन कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का एक शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जो इकता व्यवस्था को समाप्त कर देता है। फिर कहेगा इकता व्यवस्था का दोबारा शुरुआत कौन किया? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इकता व्यवस्था से 3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इकता व्यवस्था को सबसे पहले कौन लाया? तो इल्तुतमिश। ई से इकता, ई से इल्तुतमिश। समाप्त कौन कर देता है इसे? तो अलाउद्दीन खिलजी। दोबारा कौन लेकर
आएगा तो फिरोज शाह तुगलक। अब इल्तुतमिश का बात आया है तो याद रखेंगे, इल्तुतमिश है जो राजधानी लाहौर से लेकर दिल्ली लेकर आया है। पूछेगा कि किसने दिल्ली सल्तनत में लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया, तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश 2 प्रकार का सिक्का जारी किया, एक चांदी का, एक तांबा का। तो चांदी के सिक्का को टका कहा जाता था और तांबा के सिक्का को जीतल कहा जाता था। तांबा के सिक्का को जीतल। तो ये सारे फैक्ट आप याद करते हुए चलेंगे। किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? ध्यान देंगे तो शुक्र ग्रह का। पूछेगा इसी क्वेश्चन को कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार के बराबर है, तो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। पृथ्वी का भग्नी किसे कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। सौंदर्य का देवता किसे कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। ठीक है। और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, ये भी ध्यान रखेगा। और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसको क्या नाम है? चंद्रमा। और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर का है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा एक गर्म जलधारा है, ठीक है ना। गल्फ स्ट्रीम है जो गर्म जलधारा है, किस महासागर का? तो अटलांटिक महासागर का। किस महासागर का? अटलांटिक महासागर का। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद के, गुजरात में। अहमदाबाद है ना, गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात का राजधानी आपसे पूछेगा तो गांधीनगर, आप सभी को पता होगा। और गुजरात को महाराष्ट्र से हटाकर 1960 ईस्वी में एक नया राज्य बनाया गया। चेचक किस विषाणु के द्वारा होता है? ध्यान रखेंगे, चेचक को हम लोग बड़ी माता, छोटी माता भी कहते हैं। इसका पूछेगा कि किस विषाणु के कारण होता है, तो वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस, वायरस को ही हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो चेचक का कारण क्या है? वेरिओला वायरस है। किस अवधि के दौरान, आप देखेंगे एड्स भी आपके किसके कारण? वायरस के कारण। पोलियो भी किसके कारण? वायरस। तो ये सब जो रोग होते हैं वो वायरस के कारण होंगे। किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? माने कौन माह में बार बार बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे? तो अक्टूबर से नवंबर महीनों के बीच में। अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। प्यारे बच्चों, आपके सामने रखा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग है जो किस अनुच्छेद के द्वारा लगेगा? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। अनुच्छेद 61 के द्वारा। अब इससे ध्यान दीजिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। एकदम कान खोल के ध्यान से समझिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मतलब इसका पुनः जांच होता है। इसका क्या होता है? जांच होता है। फिर पूछेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर क्यों लाया जाएगा? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर। अतिक्रमण कहने का मतलब यह है कि वो संविधान के नियम के विरुद्ध अगर काम करेंगे तो उनके द्वारा क्या लाया जाएगा? महाभियोग लाया जाएगा। पूछेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन लाएगा? तो संसद। महाभियोग की प्रक्रिया कौन लाएगा? तो क्या बताएंगे? संसद बताएंगे। तो संसद का 2 भाग हो जाएगा, 2 सदन होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो आपसे कभी पूछ दे कि कौन सा सदन ला सकता है, तो आपका जवाब होगा दोनों में से कोई एक सदन ला सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो भी सदन लाएगा उसको 1/4 मतलब 25% है ना, 25% लोगों का समर्थन माने समर्थित हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 या 25% सदस्यों का समर्थित हस्ताक्षर होना जरूरी है। और जो भी सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देगा तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर दूसरा सदन भी आपको 2/3 से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग माना जाएगा और राष्ट्रपति को क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी व्यवस्था किसी राष्ट्रपति के खिलाफ आया नहीं है। अब उसके बाद कह सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। महाभियोग का प्रक्रिया कहां से लिया गया है? अमेरिका से। फिर कह सकता है कि महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति को कितना दिन पहले आप सूचित करते हैं? तो 14 दिन पहले। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। कौन सदन लाएगा? तो दोनों में से कोई सदन, लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन जो भी लाएगा 1/4 या 25% सदस्यों का समर्थन जरूरी है और पारित करने के लिए 2/3। लेकिन दोनों सदन से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी 2/3 सदस्यों से जब पारित होगा तब महाभियोग माना जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति से ही, कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं। कुछ राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है तो जेबी वीटो का प्रयोग करेंगे अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग किस अनुच्छेद के द्वारा करेंगे? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के द्वारा जेबी वीटो? 111। सबसे पहले कौन राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग किए थे? तो ज्ञानी जैल सिंह, याद रखेंगे, ज्ञानी जैल सिंह जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया है। ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत कौन से रैंक पर रहा है? तो 67वें रैंक पर रहा है। भारत किस रैंक पर रहा? 67वें रैंक पर। किस मौसम को संक्रमण ऋतु का संज्ञा दिया गया? संक्रमण ऋतु भी कहते हैं। किस मौसम को संक्रमण ऋतु कहेंगे? अक्टूबर नवंबर के मौसम को हम लोग संक्रमण ऋतु के नाम से जानते हैं। संक्रमण ऋतु कौन कहलाएगा? अक्टूबर नवंबर का जो मौसम है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक पूछेगा कौन? तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक याद रखेंगे भरत मुनि थे। अगला सवाल 17 नंबर, प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा। पटना में पत्थर की मस्जिद, पत्थर की मस्जिद कहाँ है? तो पटना में। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो जहांगीर का पुत्र है परवेज शाह। जहांगीर का पुत्र परवेज शाह। हालांकि जहांगीर का पुत्र इसलिए लगाया गया है कि परवेज शाह का कोई नाम खास नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जहांगीर का जो अगला पुत्र है वो शाहजहां बनता है शासक, ठीक है। तो परवेज शाह का नाम कहीं कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, इसलिए इसके पिता के नाम से इसका नाम जोड़ दिया गया। जहांगीर का पुत्र कौन? परवेज शाह। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर का पूछेगा मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में, रावी नदी के किनारे, शाहदरा। स्टार्च का पाचन तंत्र, स्टार्च का पाचन तंत्र के किस अंग से शुरू हो जाता है? जो स्टार्च का पाचन है कहाँ से शुरू हो जाएगा? तो मुंह से। कहाँ से? मुंह से शुरू हो जाता है। और ऐसे भी भोजन का पाचन आपका कहाँ शुरू होगा? मुंह से। और अधिकतम पाचन पूछेगा तो छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में अधिकतम। कार्बोहाइड्रेट का पूछेगा पाचन कहाँ होगा? तो छोटी आंत में होता है। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, गोदावरी की सहायक नदी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। गोदावरी की सहायक नदी ध्यान देंगे, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन? पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजीरा। अब ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि गोदावरी, ध्यान दीजिएगा कि गोदावरी किस, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध शहर बताइए? तो नासिक। गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर को नासिक। क्या कहेगा? नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के किनारे। अब पूछ देगा कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी कहेगा गिरती कहाँ है, मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मुहाना बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब आप लोग को ध्यान दीजिएगा बच्चों कि गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कहेगा दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी को। 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। 20वां नंबर प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा गया है? हमने अभी आपको बताया दक्षिणी गंगा कौन कहलाएगा? गोदावरी। दक्षिणी गंगा कौन कहलाएगा? गोदावरी। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा गया है? ये आपको 20 नंबर सवाल के रूप में आपको कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर देना है। अब वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें। तो चलिए बच्चों, अब मैंने आपको जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में आपसे वादा किया कि 2023 के 5 पुरस्कार जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना आपको है, वो हम पुरस्कार को देखते हैं और चलिए उसको देख लिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों, 2023 में क्या पुरस्कार, कौन सा सम्मान किसे दिया गया? 5 महत्वपूर्ण सवाल मात्र आपके लिए लेकर आए हैं, ये आप लोग देख लीजिए। मिसेज इंडिया 2023 पूछेगा ज्योति अरोड़ा को। पूछेगा मिसेज इंडिया 2023 पुरस्कार 2023 की कौन बनी? तो ज्योति अरोड़ा बनी है।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? रणबीर कपूर को, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? रणबीर कपूर को दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार अभिनेता है ना, माने ऑस्कर पुरस्कार भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है विश्व स्तर पर। 2023 में किसे दिया गया? ऑस्कर पुरस्कार किस अभिनेता को 2023 में दिया गया? ब्रैंडन फ्रेजर को दिया गया। अगला एबेल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा, गणित के क्षेत्र में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? लुइस कैफरेली को, लुइस कैफरेली, याद रखेंगे। एबेल पुरस्कार 2023 गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेगा, गणित के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। किसे मिला? लुइस कैफरेली को। अगला सवाल 5 नंबर, कितने लोगों को जो भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? पूछेगा 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 106 लोगों को। कितने लोगों को? 106। तो 5 पुरस्कार और सम्मान से संबंधित पॉइंट था, आप इसे याद कर लीजिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार और उम्मीद वाला है, और मैं समझता हूं कि सभी बच्चे इसे जरूर याद करेंगे। और आप सभी बच्चों से मेरा एक कहना है, समझिए कि आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो अगर लाइक को करना ना भूलें, कम से कम आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।